जाता है फिर। अच्छा जी, अब आपके सामने इस वक्त यूनिटी की एक स्क्रीन नज़र आ रही है और यहाँ पे मैंने एक सीन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जो कि मैं नए सिरे से आपको दोबारा क्रिएट करके दिखाऊंगी। और हमारा टारगेट कुछ ऐसा होगा, फिलहाल मैंने इसके अंदर कोई ऑब्स्टिकल, कोई कलेक्शन पॉइंट्स नहीं रखे हुए, सिर्फ बॉल है एक प्लेन के ऊपर और उस बॉल की मूवमेंट जो है वो दिखानी है मैंने। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये सीन जो पूरे का पूरा क्रिएट हुआ है, अगर हम स्क्रैच से इसको क्रिएट करें तो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं जाऊंगी सीन्स के अंदर और ये मैं देख रही हूँ, ये सीन मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है रोलिंग द गेम के नाम से। एक मिनट। अच्छा, सबसे पहले तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप एक न्यू प्रोजेक्ट, ये इंटरनेट की ना ये हिल रही है साथ साथ बहुत ज़्यादा, सॉरी। अच्छा, अगर आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो आप ये भी काम कर सकते हैं और आप एक नया सीन भी क्रिएट कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ कर लीजिए जो आपको बेहतर लगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ लर्निंग फेज में हैं, तो हम ये करते हैं कि हम एक नया सीन ही बना लेते हैं। उसी एक प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट सीन्स होंगे जो आपके डिफरेंट लेक्चर्स को रिलेट करेंगे। ठीक है, कल हमने जो सीन क्रिएट किया था वो ये था, ये सीन था। ठीक है, ठीक है जी। और उसके बाद आज जो सीन हमने क्रिएट करना है वो ये है, लेकिन आप क्योंकि नए सिरे से इसको क्रिएट करेंगे तो हम आज जो है इसको स्क्रैच से कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सीन के फोल्डर को पहले क्लिक करूँगी, उसके बाद मैं न्यू सीन पे जाऊँगी और ये न्यू सीन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उस न्यू सीन को पहले मैं जाके सेव सीन करूँगी। सेव सीन जो है वो मुझे सीन के फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। और रोलिंग गेम ऑलरेडी एक बना हुआ है, लेकिन क्योंकि हम जो है वो आपको स्क्रैच से मैं बता रही हूँ, तो रोलिंग बॉल कर दें इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका नाम रोलिंग बॉल कर देते हैं और ये हमारा जो है वो क्रिएट हो गया सीन। अब आप देखिए सीन के अंदर जो है वो रोलिंग बॉल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम चाहते हैं कि रोलिंग बॉल जो है उसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जो रोलिंग गेम में आपको नजर आ रही थी। उसके लिए सबसे पहले और साथ हमने ये भी करना है कि बॉल को मूव करके भी देखना है कि बॉल को हमने एरो कीज के थ्रू कैसे कंट्रोल देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, और बाय द वे आपको जो मैंने पीडीएफ फाइल शेयर की उसके अंदर लास्ट में 3-4 स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें सी शार्प की प्रोग्राम जो है वो गिवन है। अच्छा, वो प्रोग्राम कैसे अप्लाई होंगे वो हम देख लेते हैं। बीच में अगर कोई डिस्टरबेंस होती है, कोई मेरी आवाज़ चली जाती है या अ, जो है वो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो जाती है तो काइंडली मुझे फौरन जो है वो एसएमएस पे इस पे व्हाट्सएप पे बता दें या फिर चैट पे बताएं। ठीक है, तो अच्छा जी, सबसे पहले हम ये करते हैं कि क्योंकि हमने जो है वो एक प्लेन के ऊपर एक बॉल को रोल करवाना है, तो दो दो ऑब्जेक्ट्स हम इसमें लेकर आते हैं अपने सीन में। दोनों ऑब्जेक्ट्स 3D होंगे, तो हम पहले तो जाएंगे यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और एक मिनट लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। यस, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे और 3D के से 3D ऑब्जेक्ट से हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एक प्लेन को। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन आ गया। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि प्लेन इज नॉट विजिबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। कैमरा जो है ये वाली व्यू होती है, ये व्यू इस वक्त जो नीचे आ रहा है वो कैमरे का व्यू है जी। तो यहाँ पे आप अब हमें कैमरे के आगे इसको लाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करनी पड़ेगी। कैमरे के आगे हम देखना चाहते हैं ये हमने थोड़ा सा आगे पीछे जब करके देखते हैं ना उस ऑब्जेक्ट को, तो नज़र आ जाता है कि जी ये कैमरे के सामने इस तरह से है। अच्छा जी, इसके बाद ये मेरी जो
यहाँ पे हम इसको जो है ये वाली हमारे जो टूल्स हैं उसमें हम रीसाइज के ऊपर जाते हैं और हम अपनी ये जो प्लेन है इसको रीसाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको हैंड वाले ऑप्शन को यूज़ करके इसको रीसाइज करूँगी ताकि वो मुझे नज़र आए कि जी ये किस एंगल से हो रहा है। अच्छा, हैंड वाला ऑप्शन जो है वो बेसिकली आपको लेफ्ट टू राइट मूवमेंट दिखा देता है कि जी स्पेस के अंदर मूवमेंट कैसे हो रही है। लेकिन अगर आप राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक के थ्रू वो इस तरह मूव करेगा। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक इसी के साथ प्रेस करती हूँ तो वो मुझे ऑल द वे रोटेट करके और सीधा करके दिखा सकता है कि जी कैमरे में जो व्यू है वो क्या आ रहा है। ठीक है, और मैं फिर इसको मूव इस हिसाब से कैमरे के सामने कर दूंगी ताकि ये मूवमेंट जो है वही चीज़ नज़र आए जो कैमरे में मैं लाना चाह रही हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा हम इसको और रिसाइज कर लेते हैं जी। अब हम उस सीन की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, माउस कंट्रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिनेरियो जी। अच्छा जी, ये आपके पास एक प्लेन आ गया है। अब प्लेन का मैं यहाँ पे नाम जो है रीनेम यहाँ से भी कर सकती हूँ और मैं यहाँ से भी जाके इसका नाम रीनेम कर सकती हूँ। मैंने इसको दे दिया है नाम ग्राउंड का। ठीक है, तो अब इसका नाम चेंज हो गया है ग्राउंड के नाम से। अच्छा जी, अब अगर आप एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि आपने कलर कैसे देना है किसी भी चीज़ को। कलर देने के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट वाला मेन्यू बार है जहाँ पे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं, उधर आप क्रिएट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। उस फोल्डर का नाम होगा मटेरियल। ठीक है, जब आप उस फोल्डर को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो अब मटेरियल के अंदर आपने जाके जो है वो फिर से क्लिक करना है, राइट क्लिक क्रिएट में जाना है और यहाँ पे एक मटेरियल पड़ा हुआ है वो क्रिएट करना है आपने। ठीक है, अब ये न्यू मटेरियल है, मैं इसको कोई कलर देना चाह रही हूँ, ग्राउंड कलर, उसका कोई भी नाम हम दे सकते हैं, ग्राउंड होगी इस गेम की। मेरी मर्जी है जी मैं इसको क्या कलर दूं। अभी इसको कोई कलर हमने नहीं दिया हुआ। कलर देने के लिए यहाँ पे मुझे इंस्पेक्टर में आना पड़ेगा इस ग्राउंड के और ये मैं कलर यहाँ से चूज कर लूंगी। यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स आप देख रहे हैं, मैं कोई भी कलर जो है वो जाके चूज कर सकती हूँ ग्राउंड के लिए। ठीक है, तो ये जिन लोगों ने भी पेंट ब्रश वगैरह या ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह देखी, ये इट्स अ वेरी कॉमन फीचर टू सिलेक्ट अ कलर। तो कलर सिलेक्शन जी मैं थोड़ी सी इसको दे देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा बेहतर हो जाए यहाँ पे जी। ये कलर मैंने सिलेक्ट किया है इस मटेरियल का और यहाँ पे आप देखिए इस कलर को सिलेक्ट करने के बाद मैं जब इस कलर को ड्रैग करके और इस प्लेन के ऊपर ड्रॉप करूँगी तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर हुई है ये बात कि हमने कलर कैसे लेके आने किसी भी चीज़ पे। मटेरियल हमने खुद ही क्रिएट किया, मैंने कहीं से डाउनलोड नहीं किया ये मटेरियल। ठीक है, अच्छा जी, आई होप ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग। चैट बॉक्स में काफ़ी चैट हो रही है। ओके, ऑल राइट जी। ये हो गया जी, हमारे पास एक प्लेन आ गया जिसका कलर हमने चूज कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं, एक और गेम ऑब्जेक्ट है जो कि एक हमने स्फेयर जो है उसको लेना है। हम ये यहाँ से स्फेयर लेते हैं और उसका नाम हम बॉल रख देते हैं। ये जी हमारे पास ये स्फेयर आ गया। अब ये स्फेयर जो है इस वक्त इसकी पोजीशन कुछ अलग है और इसकी ग्राउंड की पोजीशन बिल्कुल अलग है। तो यहाँ से आप देखिए कि ग्राउंड की जो पोजीशन है वो पड़ी हुई है इस वक्त 0.03 पे और y इसका -6 पे पड़ा हुआ है। तो हमें ऑब्वियसली स्फेयर को ग्राउंड से ऊपर लेके आना है। ठीक है, तो हम इसको तकरीबन -6 पे रखते हैं ताकि कोई कहीं तो नज़र आए ना जी। अब मैंने इसको -6 कर दिया है तो ये
यहाँ पे मुझे ये स्फेयर नज़र आ रही है। ये आप देखें जी, जैसे ही मैंने स्फेयर को क्लिक किया, स्फेयर इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, ये हो गया हमारा इस वक्त स्फेयर। स्फेयर को हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं और इसकी स्केलिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी स्केलिंग में इसको 2 कर दिया, आप चाहें तो 4 कर दें, इट्स योर चॉइस। ठीक है, मेरा ख्याल है 3 सही रहेगा बिकॉज, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से मूव करके ऊपर ले आएंगे। ठीक है जी, तो इस वक्त आपके कैमरा व्यू में जो है वो स्फेयर जो नज़र आ रही है वो कुछ ऐसे है, और इसकी मैंने मज़ीद सिलेक्शन को मैं थोड़ा सा ऐसे रखूँगी ताकि वो आपको जो कैमरे में नज़र आए वही हम सेटिंग करें। ये एक टिप, छोटी सी टिप है कि जी आप इसको हमेशा कोशिश करें कि उसी जगह पे सेट करें जहाँ तक कि आपको पता हो कि कैमरे में जो चीज़ चल रही है वो किस तरह मूव होगी तो कैमरे में नज़र आएगी, ये नहीं सॉरी सीन में जो चीज़ है वो किस तरह मूव होगी तो कैमरे में नज़र आएगी। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास एक स्फेयर। ठीक है, इसको कोई कलर दे सकते हैं, एनी कलर यू वांट। मैं मटेरियल में जाके एक और मटेरियल क्रिएट कर लेती हूँ, उसके अंदर मैं इसको कोई कलर दे देती हूँ। इसको मैं वॉल का कोई कलर हम दे देते हैं, इसको अब हमारी मर्जी, हम इसको कोई रेड कलर दे देते हैं इसको। ठीक है जी, और वो हम यहाँ बॉल के ऊपर ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ये कलर आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप अगर इसको प्ले मोड में ऑन करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एक आपका प्लेन है और एक आपकी बॉल एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हम बॉल को मूव करें अपने प्रोग्राम के थ्रू, कि जैसे ही मैं प्ले का बटन दबाऊं और मैं उसका बटन दबाऊं, साथ एरो की कोई लेफ्ट की दबाऊं तो बॉल जो है वो लेफ्ट मूव करे, राइट दबाऊं तो राइट करे, अप दबाऊं तो वो टूवर्ड्स जो है वो दूसरी डायरेक्शन में लेफ्ट, और उसी तरह डाउन दबाऊं तो दूसरी डायरेक्शन में वो राइट लेफ्ट राइट मूव करे, मतलब 4 डायरेक्शंस मैंने देनी है। ठीक है, तो उसके 2-3 तरीके, इसको हम थोड़ा सा जो है वो समझ लेते हैं कि हमने करना क्या है। ठीक है, यहाँ तक आई होप इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। सिर्फ जो नई चीज़ आपने आज देखी है इसके अंदर वो ये है कि मटेरियल कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जो भी कलर बनाना चाहें, जो भी कलर देना चाहें, शेड्स आपके पास बहुत सारे हैं, हर कलर के डिफरेंट शेड्स हैं, आप जो चाहें उसको कलर दे दें। ठीक है, इसके बाद जी मैं 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये कि मैं पहले बाउंड्री वॉल्स क्रिएट कर लूँ, जिस तरह यहाँ पे बाउंड्री वॉल क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, अच्छा, इसमें इस वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो इसमें 2 काम हो रहे हैं। एक तो लेफ्ट राइट एरो की के थ्रू बॉल जो है वो लेफ्ट राइट भी चल रही है, बॉल रोटेट भी होती हुई नजर आ रही होगी आपको। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि कैमरा भी साथ साथ मूव हो रहा है, जहां जहां बॉल जा रही है आप देखें कैमरा उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो अब हमें ये समझना है कि हमने एक मूवमेंट बॉल पे लगानी है और एक मूवमेंट हमें कैमरा पे लगानी पड़ेगी। तो पहले हम आसान चीज से शुरू करते हैं, हम पहले बॉल को के ऊपर मूवमेंट लगा के देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो बॉल हमारी ये है, हमने इसका नाम चेंज नहीं किया था, हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। ठीक है जी, बॉल के ऊपर अब हम अच्छा, अब होता ये है कि किसी भी कंपोनेंट को ऐड करने के लिए पहले उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है जिसके ऊपर वो कंपोनेंट आपने अप्लाई करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है वो कुछ स्क्रिप्ट्स पहले से बनाई हुई थी, मैं ऐसा करती हूँ उनको यहाँ से पहले डिलीट कर देती हूँ ताकि वो फिर चलें इसको बड़े पड़े रहने दें, नई स्क्रिप्ट बना लेते हैं। अच्छा, अब बॉल को सिलेक्ट करूंगी मैं पहले यहाँ से और ऐड कंपोनेंट पे जाऊंगी। ठीक है, बॉल को मैंने एरो की के थ्रू लेफ्ट राइट और अपवर्ड्स और डाउनवर्ड, मतलब चारों डायरेक्शन में जो है वो मूव करना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कह लें।
तो मैं इस पे जाऊंगी और मैं इसमें करूंगी जी के मूव द बॉल, स्क्रिप्ट का नाम है, और मैं क्रिएट एंड ऐड करूंगी। जैसे ही मैं इसको स्क्रिप्ट को क्रिएट एंड ऐड करूंगी, ये मेरी स्क्रिप्ट यहाँ पे बन गई है। अब ये स्क्रिप्ट जो है हमेशा ऐसा ही होता है कि वो ना आप कहीं कहीं भी बन जाती। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि आप यहाँ से स्क्रिप्ट को क्लिक करें और उसको ले जाके स्क्रिप्ट के फोल्डर में डाल दें। ठीक है, अब स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर मूव द बॉल के नाम से एक स्क्रिप्ट क्रिएट हुई है। बाय डिफॉल्ट जब आप इस स्क्रिप्ट को खोलेंगे विजुअल स्टूडियो के अंदर तो ये इस तरह से खुलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो एक खुद ब खुद जो लोग प्रोग्रामिंग जानते हैं वो उनको तो पता है कि क्लास क्या होती है, लेकिन जिनको नहीं मालूम मैं उनको बता दूं कि विजुअल स्टूडियो के अंदर जो है वो खुद सी शार्प या जावा स्क्रिप्ट यूज होती है। दोनों ही जो है वो एक क्लास क्रिएट कर देती हैं। क्लास जो होती है बेसिकली डिफाइन करती है उस खास एंटिटी को जो आप जिसके ऊपर आप कोई एक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मूव द बॉल मैंने जो है वो उसका नाम रखा है। मैं कोई भी नाम रख सकती थी, ठीक है, सिर्फ बॉल भी रख सकती थी। और उसके अंदर होता ये कि बाय डिफॉल्ट यानी खुद ब खुद दो मेथड्स बने हुए होते हैं। मेथड्स वो चीज़ कहलाती है जो आपने उसके ऊपर कोई फंक्शन कोई कोई एक्शन अप्लाई करना है बेसिकली। तो वो ये दोनों ये एक मेथड है अपडेट का, एक है स्टार्ट का। ठीक है, स्टार्ट जो है वो उसको पहली दफ़ा पहली आइट्रेशन देगा और अब अपडेट जो है वो हर दफ़ा उसी उसी जो भी आप इसमें एक्शन मेंशन करेंगे वो हर दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद अपडेट करता जाएगा उस एक्शन को कह लें। ठीक है, तो मैं अगर बॉल को मूव करना चाहूँगी तो बॉल को मूव करने के लिए मुझे कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, कोई एक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं जो है स्टार्ट का मेथड यूज़ नहीं करूँगी। मैं उसको अपडेट के मेथड के अंदर जो है वो कोई ना कोई फोर्स कोई ना कोई जो है वो एक्शन अप्लाई करूँगी उसके ऊपर। तो जब मैं बॉल के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करूँगी तो क्या होगा, मुझे उसको कोई फोर्स देनी पड़ेगी ना, कोई स्पीड देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक मैं स्पीड का वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर लेती हूँ जो कि फ्लोट होगा। फ्लोट वो क्यों होगा, क्योंकि हम उसको डेसिमल पॉइंट्स में जो है वो मेंशन कर सकेंगे। ठीक है, इसको मैं पब्लिक कर लेती हूँ। पब्लिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक्सेसिबल बाय ऑल अदर क्लासेस और जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर दूसरी क्लासेस हैं उनके लिए भी एक्सेसिबल हैं, या दूसरे मेथड्स हैं उनके लिए भी एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, तो पब्लिक फ्लोट हो गया, इसको मैं कोई नाम दे देती हूँ, बॉल स्पीड कर लेते हैं इसको। इसको हम वैल्यू को असाइन कर देते हैं, इसको मैं फोर्स दे देती हूँ NF। अच्छा जी, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल है कि आपने उसको कोई भी ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है और ये जो है ये हम बाद में अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ बॉल स्पीड जो है वो दे देंगे तो वो खुद ब खुद उस पर 10 की स्पीड अप्लाई कर देगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक कोई इशू है? अभी हम थोड़ा सा देखें, जिन लोगों के लिए प्रोग्रामिंग नहीं है, न्यू है, वो उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करेंगे। एक दिन में ये समझने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल हम अब प्रोग्राम को इस कोड को ये बताना चाहते हैं कि अगर मैं जो है वो एरो की अपवर्ड की एरो की अगर प्रेस करूं अप वाली तो ये फॉरवर्ड मूव करे। ठीक है, यानी बॉल जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करे, आगे की तरफ मूव करे। और अगर मैं जो है वो
डाउन एरो की पे जो है वो बैकवर्ड की लगा सकती हूँ। इसी तरह लेफ्ट एरो की पे मैं तो जो है वो लेफ्ट मूवमेंट लगा सकती हूँ और राइट पे राइट मूवमेंट। तो उसके लिए मैंने प्रोग्राम को ये बताना है ना कि अगर जो की प्रेस होगी उस हिसाब से एक्शन हो। तो उस अगर को जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इफ कहते हैं। ठीक है, तो इफ, अब ये जो है कुछ चीजें यहाँ पे बिल्ट इन है, बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं। ये प्रोग्राम को मैं बता रही हूँ क्योंकि इनपुट डॉट गेट की, गेट की यानी प्रोग्राम जो है वो कोई की लेगा और वो की जो है अगर बराबर होती है यानी वो की कोड उठाएगा। की कोड होता है प्रोग्राम, हर की का ना आपके कीपैड के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर एक की कोड होता है। ठीक है, तो उस की कोड में वो देखेगा कि अगर वो अप एरो के बराबर है तो अब ये जो है ये सारी चीजें क्या है, ये बिल्ट इन है इसके अंदर। ठीक है, तो अप एरो के अगर ये बराबर है तो ये क्या करेगा, ये करेगा मैं इसको ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट करा लूंगी। ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, इसको, इस लाइन को पहले लिख लेते हैं फिर मैं आपको समझा देती हूँ ये क्या है। एक वेक्टर डिफाइन करेंगे। वेक्टर जो होता है वो 3D मूवमेंट को के लिए होता है कि जी फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट और राइट। तो वेक्टर डॉट फॉरवर्ड जो है वो आ जाएगा और वो उससे हम किस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने बॉल स्पीड दी हुई है। ठीक है, और फर्दर हम इसको, क्योंकि हमने जो है वो इसको नेचुरल टाइम के साथ रखना है तो हम इसको टाइम डॉट डेल्टा इनके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एक दे, अब ये लाइन जो है इसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो पहली बात तो ये है कि आपने इफ कंडीशन में देखें क्या हो रहा है। इफ कंडीशन के अंदर चेक हो रही है कि जी कौन सी की प्रेस हो रही है। ठीक है, कौन सी की प्रेस हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ चेक हो रहा है। अगर की, अब वो इफ कंडीशन देख रही है कि जी अगर एरो की अपवर्ड है तो बॉल किस डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट क्या करता है, यूनिटी के अंदर ये एक बिल्ट इन मेथड है ट्रांसलेट का, खुद ब खुद बना हुआ है। इसकी आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये जो पैरेंथेसिस है ना ये वाले, ये आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। ये जो दो ब्रैकेट्स के अंदर ये पूरी वैल्यू गई हुई है, ये इसका आर्ग्यूमेंट है। तो ट्रांसलेट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट डाला हुआ है मैंने, वो बेसिकली वैल्यू है जो अप्लाई होगी बॉल के ऊपर। ठीक है, वो वैल्यू किस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। मल्टीप्लाई उससे क्या होगा, 10 होगा। 10 मैंने डिफाइन किया हुआ है, बॉल स्पीड है। और टाइम डॉट डेल्टा टाइम क्या है, टाइम डॉट डेल्टा टाइम यूनिटी के अंदर आपको जो है वो एक हर दफा आपका एक फ्रेमिंग हुई भी होती है यूनिटी के अंदर ना। आप फ्रेम्स पे रन कर रहे होते हैं प्रोग्राम को, तो वो जो है वो उस हिसाब से आपको अब हर दफा अपडेट करता जाएगा। ठीक है, और 1 सेकेंड के अंदर वो जो इसमें बेसिकली कंप्लीशन टाइम इन सेकेंड होता है और वो लास्ट फ्रेम को चेक कर रहा होता है हर दफा। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जितने भी सेकेंड्स रिक्वायर्ड हैं तो वो आपने उसके साथ ऐड करने होते हैं। ठीक है, टाइम डॉट डेल्टा टाइम के साथ। तो ये इसकी बैकएंड जो है एक रिक्वायरमेंट है कि ये हम क्यों यूज करते हैं। इसके अब हम जरा इसको रन करके भी देखते हैं कि क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है कि नहीं कर रही। एक मिनट जी, मैं इसको रन करके देखती हूँ। अच्छा, अब किसी भी प्रोग्राम को बनाने के बाद आपने कंट्रोल एस जरूर करना है वरना वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल एस मैंने किया है तो सारी चीज़ें ग्रीन हो गई हैं, कोई एरर नहीं है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे अब मैं दोबारा से गेम के अंदर जाऊंगी और ये मैं प्ले का बटन, एक मिनट जी, प्ले का बटन मैं दबाती हूँ।
अब मैं एरो की अपवर्ड यूज कर रही हूँ तो देखते हैं बॉल मूव करती है। यस, बॉल इज मूविंग, लेकिन बैकवर्ड पे मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ ना, तो बॉल बस ऊपर चली जा रही है, चली जा रही है, वो चलती जाएगी जितनी दफा मैं एरो की प्रेस करूंगी, वापस नहीं आएगी क्योंकि डाउन की तो मैंने लगाई ही नहीं है। ठीक है, तो अच्छा जी, ये यहाँ तक आप लोग अब जरा मुझे बताएंगे ये चीज सबको समझ आ गई है? कैमरा भी मूव हो रहा है, कैमरा मूव नहीं हो रहा अभी। ठीक है फातिमा, कैमरे पे अभी हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं लगाई, स्क्रिप्ट सिर्फ बॉल पे लगी हुई है, तो सिर्फ बॉल आगे को मूव हुई जा रही है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं प्ले करके दोबारा, ये देखें प्ले करके, अगर मैं इसको दोबारा दिखाऊं तो अब मैं इसको एरो की को प्रेस करके रखूं ना, बॉल चलती जाएगी, तो वो चलती जाएगी, थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगी, क्योंकि कैमरा तो मूव ही नहीं हो रहा। अगर मैं कैमरा को इसके साथ मूव करूँ ना, तो फिर वो कैमरा जो है वो उसके पीछे पीछे उसका पीछा करेगा। ठीक है जी, तो बॉल इज गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, तो क्या हम यही काम डाउन की के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो हम क्या करते हैं, हम सेम इफ की कंडीशन लगाते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देते हैं, और यहाँ हम अप के बजाय डाउन कर देते हैं एरो की। ठीक है, और यहाँ फॉरवर्ड के बजाय, ये फॉरवर्ड के बजाय हो जाएगा जनाब, इसको बैकवर्ड भी कर सकते हैं और इसको हम माइनस में ले जाते हैं। देख लेते हैं इसको, वेक्टर डॉट बैकवर्ड तो नहीं है ना, हाँ इसको हम ये करेंगे कि फॉरवर्ड करके, और हम इसको दे देंगे जी वैल्यू माइनस में, तो वो ये होगा कि वो उस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ मैं माइनस दे दूंगी। ठीक है, तो अब हम इसको दोबारा से कंट्रोल एस करते हैं, सेव हो गया। कंट्रोल एस किए बगैर आपकी जो स्क्रिप्ट में चेंजेस हैं वो जाके ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी जब तक आप इसको कंट्रोल एस नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं जी। अब मैं एरो की प्रेस कर रही हूँ तो बॉल आगे फॉरवर्ड मूव हो रही है, और अगर मैं डाउन की प्रेस कर रही हूँ तो बॉल जो है वो बैकवर्ड मूव हो रही है। ठीक है जी, ये अभी कैमरे से बाहर चली जाएगी, इसलिए कि कोई बाउंड्री नहीं ना लगाई हुई हमने, तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड का तो आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, ये अब हम बटन बंद कर देते हैं प्ले का। उसके बाद हम ये करते हैं कि सेम काम हम लेफ्ट और राइट के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं और इसको हम लेफ्ट एरो की कर लेते हैं, और इसको हम वेक्टर 3 डॉट लेफ्ट कर देते हैं, तो ये अब लेफ्ट मूव करेगी। सो फिर से कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं कि लेफ्ट मूव होती है कि नहीं होती। जी, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट, राइट नहीं हो रही, भी हमने राइट को नहीं लगाया हुआ। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर जो है वो राइट के लिए हम राइट एरो कर देते हैं इसको, और यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एस किया, उसके बाद हमने जो है वो इसको प्ले करके देखा। प्ले करके अब आप देखें आपकी चारों कीज जो हैं वो आपके अब कंट्रोल में है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट। ठीक है जी, तो दिस इज वन वे टू मूव एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मैंने जो आपको फाइल दी है उसमें अंदर रिजिड बॉडी का जिक्र है। ठीक है, रिजिड बॉडी के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ वो क्या है और वो उससे क्या होता है। ठीक है, रिजिड बॉडी अप्लाई करने से क्या होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं रिजिड बॉडी अप्लाई करूँ। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया, ये आप कर सकते हैं। आपको अगर ये स्क्रिप्ट सामने नजर आए
स्क्रिप्ट भी देखिए, जब आप बार बार लिखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट को मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये कमेंट होता है हमेशा, ये कमेंट जो होता है ये रन नहीं होता, तो आप हमेशा डबल स्लैश से इसको मेंशन करते हैं। तो स्टार्ट मेथड एम्प्टी था, अपडेट का मेथड जो था वो उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की। स्टार्ट सिर्फ वंस जो है वो एग्जीक्यूट होता है, तो कोई ऐसी वैल्यू जो आपने एक दफ़ा प्रोग्राम में इस कोड को रन करते हुए एग्जीक्यूट करवानी है वो आप स्टार्ट में डालेंगे, जो बार बार होनी है उसको आप अपडेट में डाल देंगे। अच्छा जी, ये जो है इसको हम जो है इस वाली स्क्रिप्ट को यहीं पे एंड करते हैं। इसके अलावा अब देखते हैं कि जी मज़ीद इसमें क्या काम हो सकता है। अच्छा, दो ऑप्शन हैं जी इस वक्त। एक तो ये ऑप्शन है कि मैं आपको अभी टाइम दूं और आप इसको इम्प्लीमेंट करें यहाँ तक, और दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं कंप्लीट इसको कर दूं और फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करें। आप मुझे बता दें। यस मैम, अभी दे दें टास्क। क्योंकि फिर एकदम से अगर मैं सारा बता दूंगी ना। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कंप्लीट कर दें। अच्छा चलें ठीक है, कम आगे भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, एक दो और चीज़ें वो मैं बता देती हूँ, तो फिर आप ज़रा इस पर काम करना शुरू करें, ठीक है। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को याद रखना है। अच्छा, अब मैं ये करती हूँ कि मैं कैमरा के ऊपर एक स्क्रिप्ट लगाती हूँ ताकि जहाँ जहाँ बॉल मूव हो वहाँ वहाँ मेरा कैमरा भी मूव हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, कैमरा को क्लिक करूँगी और ऐड कंपोनेंट पे जाऊँगी और न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करूँगी, कैमरा कंट्रोल। कैमरा मूव कर दें, शायद कैमरा कंट्रोल पहले से पड़ा हो। स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में जाके मैं इसको, सॉरी, कैमरा मूव, जी कैमरा मूव में उठा के पहले इसको स्क्रिप्ट के फोल्डर में डाल देती हूँ जी। अब ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट आई है कैमरा मूव के नाम से। अच्छा, ये स्क्रिप्ट जो है ये एम्प्टी पड़ी हुई है इस वक्त, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को मूव करने के लिए मैं क्या करूँगी कि क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो बॉल है जो जैसे जैसे मूव हो कैमरा उसके पीछे पीछे मूव हो, तो मैं इस स्क्रिप्ट के अंदर एक गेम ऑब्जेक्ट डिफाइन करूँगी, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट। ये गेम ऑब्जेक्ट जो होता है वो उस गेम के ऑब्जेक्ट, किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को हम मेंशन कर सकते हैं। इसका नाम मैंने रख दिया बॉल। अब वो बॉल को, क्योंकि उसको बताना है ना कि तुमने बॉल के पीछे पीछे चलना है, तो मुझे यहाँ कैमरे की स्क्रिप्ट के अंदर बॉल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। इस काम को हम डिक्लेरेशन कहते हैं कि आपने एक वेरिएबल गेम ऑब्जेक्ट की टाइप का यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं एक स्टार्टिंग वैल्यू ले लूँगी वेक्टर की, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पब्लिक वेक्टर भी जो है वो डिक्लेयर कर देती हूँ, पब्लिक वेक्टर। वेक्टर जो होता है वो 3D वैल्यूज को गेट करने के लिए होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट के लिए। तो मैं इसको एक नाम दे देती हूँ, इसको मैं नाम दे देती हूँ कोई ऑफसेट। मेनली हम इसको ऑफसेट का नाम देते हैं, तो मैं ऑफसेट ही दे देती हूँ उसको, ठीक है। अच्छा जी, ऑफसेट जो होती है वो बेसिकली स्टार्टिंग पोजीशन होती है। तो अगर स्टार्टिंग पोजीशन मैंने देनी है पहले कैमरे को, तो मैं फिर उसको स्टार्ट के मेथड में डालूंगी, ठीक है। तो ऑफसेट हमारा किसके बराबर होगा, ये अब आपको लाइन समझनी पड़ेगी। पोजीशन है जी ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, और वो उसमें से हम माइनस करेंगे किसकी पोजीशन, बॉल डॉट ट्रांसफॉर्म
ठीक है, वो हमने कैमरे को एक स्टार्टिंग पोजीशन देनी है ना, कि जितनी बॉल की पोजीशन है उसमें से माइनस करे, ऑफसेट उसका वहीं से होना चाहिए फिर, ठीक है, उसकी पोजीशन में से बॉल की पोजीशन को माइनस कर दे, ठीक है। तो वो जो है वो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पोजीशन आ गई। अच्छा, अब हम हर दफ़ा उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए उसमें वो ऑफसेट जो हमने स्टार्ट में बनाया है, जो ऑफसेट के अंदर वैल्यू जा रही है, वो उसके अंदर हम हर दफ़ा प्लस करते जाएंगे, तो खुद ब खुद मूव करता जाएगा। कैमरे की पोजीशन हर दफ़ा अपडेट होती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे बॉल मूव होगी। तो अब मैं ये करती हूँ, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। अच्छा, अब यहाँ मुझे कैमरा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैमरा जो है वो कैमरे के ऊपर ये स्क्रिप्ट लगी हुई है, तो अपडेट के अंदर वो उसी के ऊपर ट्रांसफॉर्म लगाता है जिसके ऊपर वो स्क्रिप्ट लगी होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इक्वल्स टू बॉल डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन प्लस कर देंगे जी हम इसमें ये ऑफसेट, ठीक है जी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट, अब बॉल है मैंने क्योंकि बॉल दी हुई है यहाँ पे, तो वो बॉल का ही पीछा करेगा ये कैमरा, ठीक है। हर दफ़ा ऑफसेट जो है वो उसके अंदर ऐड होता जाएगा, और जहाँ जहाँ बॉल जाएगी उसकी पोजीशन कैमरे की वहाँ वहाँ चेंज होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक काम ये होता है कि जब भी किसी स्क्रिप्ट के अंदर आप कोई गेम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, ये लाइन, तो ये याद रखें कि ये गेम ऑब्जेक्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है सीन के अंदर भी जाके। तो पहले तो मैं इसको कंट्रोल एस करूंगी, कंट्रोल एस हो गया। अब मैं जाऊंगी यहाँ सीन के अंदर, और मैं देखूंगी कि ये जो मेन कैमरा था मेरा, मेन कैमरा के अंदर जो मेरी, एक मिनट, मैं स्क्रिप्ट को क्लिक करूंगी, ये देखें, स्क्रिप्ट को मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे बॉल जो है मेरा गेम ऑब्जेक्ट, तो मैंने जो स्क्रिप्ट में बताया हुआ है ना वो है, लेकिन यहाँ पे ना वो पास नहीं हुआ। तो मैं अब क्या करूँगी, फिजिकली भी जाके बॉल को इसके अंदर ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है। ये मैं जब तक नहीं करूंगी, मेरा मेरी इस ये यहाँ पे जो ये बॉल पड़ी हुई है सीन के अंदर, ये मूव नहीं होगी। ये मतलब ये वाली इस बॉल को वो फॉलो नहीं करेगा मुझसे, क्योंकि अब क्या प्रोग्राम पूछ रहा है कि जी किस बॉल को आपने फॉलो करना है। तो वो बॉल मुझे सीन के अंदर जाकर यहाँ पर इधर हायरार्की में से ड्रैग करके इधर स्क्रिप्ट के अंदर ड्रॉप करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये क्या चल रहा है हमारा प्रोग्राम। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं जी हमारा कैमरा जो है वो, देखें अब ये आप देखिए हमारा कैमरा इस बॉल को फॉलो कर रहा है। बाउंड्री कोई नहीं है, लेकिन बाउंड्री से बाहर निकल भी रही है तो वो बॉल के साथ साथ जा रहा है, ठीक है। और एक खास ऑफसेट है, ऑफसेट एक स्टार्टिंग पोजीशन है जो उसने मेंटेन की हुई, ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है। कैमरे और बॉल का डिस्टेंस आप देखें मेंटेन है, यहाँ से भी आप देखें साथ चल रहा है, और यहाँ से भी साथ चल रहा है, ठीक है जी। तो ये जो है ये बेसिकली आपने आज ये देखा कि आपने बॉल के ऊपर एक स्क्रिप्ट लगाई, बॉल मूव हुई फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, और साथ आपका कैमरे में, हालांकि आपने कोई फ्रंट बैक लेफ्ट राइट नहीं लगाया, बस आपने एक ऑफसेट वैल्यू सेट कर दी, और आपने ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन के ऊपर के अंदर वो वैल्यू हमेशा अपडेट के अंदर है, क्योंकि अपडेट का मेथड हर दफ़ा हर आइट्रेशन पे अपडेट होता है, तो हर दफ़ा जो है कैमरे की वो पोजीशन सेट कर देता है जो आपने उसके अंदर डाली है। वो पोजीशन क्या है, एक ऑफसेट है जो आपने डिक्लेयर किया हुआ, ठीक है जी। तो अब हम इसको यहाँ बंद करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं तो वो स्क्रिप्ट मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम स्क्रिप्ट यूज हो जाती है प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आपके पास एक ऐसी स्क्रिप्ट बन गई है, आपको समझ भी आ गई है कि वो स्क्रिप्ट ये काम कर रही है, तो आप किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी सेम स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसका ये फायदा होता है, रीयूजेबिलिटी जो है वो आपके पास आती है, जो प्रोग्रामिंग का बड़ा एक अच्छा फैक्टर भी है, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया
मूवमेंट, ठीक है, आपने किस तरह से अप्लाई की है। इसके अच्छा रिजिड बॉडी में अभी आपको नहीं बता रही, रिजिड बॉडी में बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम ज़्यादा ये कर लेते हैं कि बाउंड्री वॉल्स क्रिएट कर लेते हैं आज, ठीक है, ताकि वो आप उस पर काम कर सकें। मैं जो है वो बाउंड्री वॉल क्रिएट करने के लिए क्या करती हूँ, ये मेरे पास ग्राउंड है, तो यहाँ पे मैं गेम ऑब्जेक्ट एक लेकर आती हूँ, क्यूब, ठीक है, ये क्यूब मेरे पास आ गई जी। अच्छा, इस क्यूब को एक तो हम थोड़ा सा करते हैं ऊपर मूव करते हैं, यहाँ ग्राउंड से थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं, ठीक है, और इसको मैं यहाँ लेके आती हूँ। यहाँ देखना पड़ेगा जी मुझे, एजेस पर है ये, थोड़ा सा इसको सेट करते हैं। अच्छा जी, अब इसको हम यहाँ से मूव करते हैं और रीसाइज कर लेते हैं इसी क्यूब को, ठीक है। इसको रीसाइज जब हम करेंगे तो दोनों डायरेक्शन में हम इसको कर लेते हैं। अब आप देखें ये आपकी एक बाउंड्री वॉल जो है वो ऑलमोस्ट सेट हो गई है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इसको जो स्केलिंग है ना उसमें वाई एक्सिस इसका थोड़ा सा बढ़ा के इसको 7 कर देते हैं। 7 बहुत ज़्यादा हो गया, 4 कर देते हैं जी, यही ठीक है। और इसको क्योंकि वो नीचे इसकी पोजीशन भी हम यहाँ पे 0 बहुत ज़्यादा है, -3 -1 -5 कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है जी, -5 पे इसकी पोजीशन है। अच्छा, ये आपकी एक बाउंड्री वॉल हो गई, इसको हम रीनेम कर देते हैं बाउंड्री के नाम से, ठीक है, बाउंड्री। और एक और बाउंड्री हम कंट्रोल-C कंट्रोल-V करते हैं तो एक और बाउंड्री बनेगी, वो इसी के ऊपर होगी। अभी हम इसको अगर मूव करें तो हम इधर आ जाते हैं इसको लेके, और ये हमारी दूसरी बाउंड्री बन गई, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारा सही है हर चीज़, तो इतना इस तरह ठीक है जी, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जो दूसरी बाउंड्रीज हैं वो भी बना लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी को कंट्रोल-C कंट्रोल-V करेंगे। ये हमारी एक और बाउंड्री बन तो गई है लेकिन इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। पहले तो इसको यहाँ लेकर आएंगे, इसको हम रोटेट करेंगे, रोटेट करने के लिए ये 0 पर है तो इसको हम 90 पे कर लेंगे तो ये रोटेट हो जाएगी। और इसकी स्केलिंग में हम इसको 1 कर देते हैं, नहीं ये तो 3 रहेगी। इसकी जो x है, x एक्सिस है, इसको हम छोटा कर लेते हैं 0.5, अभी वो काफ़ी, खैर देख लेते हैं इसको भी हम, ठीक है। ये हमारी बाउंड्री जो है बन गई है, और इसको हम देख लेते हैं अभी, जी ठीक है, इट्स गुड, ठीक है जी। ये अब हम देख लेते हैं कि कोई इसमें ऐसा इशू तो नहीं है। ठीक है, जितना इसको एक्यूरेट कर लें उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो एक बाउंड्री क्रिएट हो गई, और उसी बाउंड्री को अगर हम कंट्रोल-C करें और कंट्रोल-V करें तो हमारे पास दूसरी बाउंड्री भी आ जाएगी। कंट्रोल-C कंट्रोल-V करें और उस बाउंड्री को क्लिक करके हम लेकर आए इसको यहाँ पर, वो हमारे पास ये आ जाएगी। ये सारा माउस का कंट्रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वैसे, तो ये आप ज़रा देख लेगा कि इसमें व्यू आपका, क्योंकि आपने ऐसा बनाना है तो इस तरह आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि मैं, क्योंकि बाउंड्री वॉल बहुत ही व्यू को बहुत वो कर रही है, तो मैं ये करती हूँ कि हमें मतलब इस तरह का व्यू चाहिए ना, ये वाला व्यू चाहिए, तो हम अपने कैमरा को जो है वो
थोड़ा सा एडजस्ट करके ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। और कैमरे को हम थोड़ा सा रोटेट भी कर लेते हैं, तो वो आपकी व्यू जो है वो ठीक हो जाएगा। जी ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि अब मैं अगर इसको प्ले करूं तो ये आपके पास एक प्लेन है। कुछ और एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत होंगी बाउंड्री वॉल की, तुम्हारे लिए जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है क्योंकि अभी मैंने इस पे कोई रिजिड बॉडी और कुछ अप्लाई नहीं की हुई, तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसको हमने बाहर बाउंड्री वॉल के उससे कैसे वो करना है। तो फिलहाल जो है आप पहले ये चीज़ क्रिएट करें। अच्छा, एक रिजिड बॉडी अभी बताने थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो आप यहाँ तक इसको क्रिएट करें अभी, फिर उसके बाद देखते हैं कि उससे पहले तो सवाल हैं कोई तो वो मुझसे पूछ लें, और साथ में ऑनलाइन तो वो भी सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जानी चाहिए आपको। जी क्लास। मैम आज का टास्क कितना ही है? अली इतना करें तो फिर उसके बाद देख लेते हैं मजीद ना। ओके मैम। हाँ देखें, आपको जाहिर है थोड़ा सा शायद टाइम और लगे इसको करने में, मैंने जितनी देर में बनाया है उससे ज़्यादा थोड़ा लग जाएगा, कुछ लोग शायद जल्दी भी कर लेंगे, लेकिन अब आप इसको कोशिश करें 1 घंटा तो अभी लें ना आप पहले इसको बनाने में, तो उसके बाद फिर देखते हैं। क्या बाकी सब मुझे बताएं, इसमें कोई किसी को इतराज़ है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लें। मैम इसके स्केलिंग के बारे में जी जी पूछिए जुनेद। फील कर रहे हैं कि दोनों साइड से स्केल हो रहा है, इस तरह का है कि एक साइड से स्केल होगा? स्केलिंग जो मतलब है, जी मैम। स्केलिंग जब आप करते हैं ना, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे आप बॉल है ना, अगर आप इसका जरा सा मैं इसको जरा आपको दिखाती हूँ करके ना, बॉल के अंदर जब आप स्केलिंग करेंगे ना तो आपके पास ना 3 चीजें होंगी। एक मिनट, आपके पास एक स्केलिंग ये है कि जी आप इसको टूवर्ड्स वाई एक्सिस मूव करें, एक टूवर्ड्स जेड और एक टूवर्ड्स एक्स है। लेकिन अगर आप ये सेंटर वाला करेंगे ना तो ये बॉल पूरी एज अ मतलब होल ग्रो करेगी, ठीक है। तो आपने अगर स्केलिंग करनी है सिर्फ एक डायरेक्शन में तो आप फिर अलग अलग ये 3 पकड़ लें। अगर आपने एज अ होल करनी है तो फिर आप ये कंप्लीट इस तरह से ड्रैग करें। तो आप मेरा ख्याल है इस तरह कर रहे हैं इसलिए वो पूरा बढ़ रहा है। आप उसको एक डायरेक्शन में करें, जैसे अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में करूं तो ये इधर बढ़ेगा, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में करूं तो इस तरह बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको जो है स्केलिंग, क्योंकि मैंने परफेक्ट स्क्वायर रखना है तो मैं इसको 3 3 और 3 की स्केलिंग दूंगी। क्यूब है अगर तो वो फिर आपको अलग अलग करनी पड़ेगी जाहिर है, ठीक है। जी क्लास। जी आप लोग रेडी हैं ये काम करने के लिए? कैमरा की स्क्रिप्ट मैंने दिखाई है, रिजिड बॉडी अभी हमने नहीं लगाई, हो सकता है हम उसको कल कल तक कल पे ले जाएं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कोड स्क्रीनशॉट्स में हैं जी। लिंक ऑफ यूनिटी सॉफ्टवेयर, हु इज आस्किंग? अच्छा जी, लिंक ऑफ यूनिटी सॉफ्टवेयर मैं भेज देती हूँ आपको। unity3d.com पे जाइए, unity3d.com पे जाएं आप, और कोशिश करें कि 2019 और 2018 का कोई मैम वर्जन इंस्टॉल कर मैम लें। 2018 वहाँ होगा ही नहीं। नहीं है, मैं आपको दे देती हूँ उसका लिंक, आई हैव द लिंक। और मैम जी जी, ये अब हमने आपको डेमोन्स्ट्रेट कैसे करके दिखाना है? आपने बस डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना, आपने मुझे दिखाना है आपकी छोटी सी वीडियो बना के लेफ्ट राइट करके कि जी चल रही है कि नहीं चल रही, बस 5 सेकंड की वीडियो बना लें। और या स्क्रीन शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें वीडियो। व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मैं स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ आपको, ये भेज दूँ?
नहीं, जो हम परफॉर्म करेंगे उसकी वीडियो जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड करेंगे। नहीं, गूगल क्लासरूम पे। गूगल क्लासरूम जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, मैंने गूगल क्लासरूम पे एक असाइनमेंट क्रिएट करी हूँ आज की, उसके अंदर सबमिट करवाएं जैसे कल करवाया था। और मैम इसमें रिजिड बॉडी अभी आपने लगाई है वॉल्स पे? नहीं, अभी मैंने कहीं कोई रिजिड बॉडी नहीं लगाई। वॉल्स पे तो नहीं लगेगी, स्फेयर बॉल पे लगेगी, लेकिन वो अभी मैंने नहीं लगाई। ठीक है, मैं आपको जो दूसरा सीन है वो दिखा देती हूँ। जो उसके अंदर रिजिड बॉडी और वो सारा कुछ लगा हुआ है। ये देखें आप, इसको मैं प्ले करके दिखाती हूँ, जो मैंने पहले बनाई है, इससे पहले बनाई है जो गेम। तो इसमें मैं इसको मूव करती हूँ तो ये बॉल से आगे नहीं जाती। यहीं रुक जाएगी। अच्छा, नहीं जा रही है ये। ओके, अच्छा, मैंने रिजिड बॉडी उस पर से हटा दी थी। ठीक है, ठीक है, चलें, वो मैं कल आपको, या आज टाइम बचता है तो आज करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हों। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं इसका भेज दूँ वर्ड के ऊपर। मैम कैमरे की स्क्रिप्ट को रिपीट करिएगा। मैं दिखा देती हूँ, ये आपको नजर आ रही है? यस मैम। जी, आप चाह रहे मैम हैं ये मैं इसको ऑफसेट, यस मैम थोड़ा डिफाइन करिएगा अगेन। हाँ जी, मैं बता देती हूँ। देखें, मैंने क्या किया है, मैंने स्टार्ट पे ना एक ऑफसेट वैल्यू यहाँ पे एज अ वेक्टर डिफाइन कर दी है। ठीक है, उस वैल्यू के अंदर पहली दफ़ा क्या जा रही है इंफॉर्मेशन, किसकी ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, कैमरे की ट्रांसफॉर्म पोजीशन में से हम माइनस कर रहे हैं बॉल की पोजीशन को। ठीक है, और वो हम किस में डाल रहे हैं, ऑफसेट में। ठीक है, और हर दफ़ा हर अपडेट के ऊपर क्या हो रहा है कि वो कैमरे की पोजीशन में क्या वैल्यू जा रही है, वो ऑफसेट जो आपने कैलकुलेट किया था बॉल के ऑफसेट में उसको प्लस किया जा रहा है, और वो हर दफ़ा उसके अंदर ऐड हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हर अपडेट यानी हर फ्रेम के ऊपर मैंने जितनी दफ़ा मैं प्रेस करती हूँ एरो की को, उसमें जितने फ्रेम्स चलते हैं तो उस फ्रेम के साथ साथ कैमरा जो है वो मूव कर रहा है। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन का मतलब है कैमरे की पोजीशन सेट करना। ठीक है, कैमरे की पोजीशन ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन से सेट हो रही है। ठीक है, पहली दफ़ा मैंने क्या किया, उस पोजीशन में से बॉल की पोजीशन को माइनस किया और ऑफसेट की एक वैल्यू आ गई। ऑफसेट की वैल्यू अगर आप यहाँ पे डीबग डॉट लॉग करवाएं, डीबग डॉट लॉग बेसिकली प्रिंट करवाता है कोई भी वैल्यू, तो आप करके भी देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ऑफसेट में क्या वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो वो आपको हर दफ़ा जो है ना बताएगा कि जी, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी वो वैल्यू पहली दफ़ा। तो अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूँ और मैं इसको प्ले करूँ तो जो ऑफसेट की वैल्यू है ये देखिए ये जा रही है, पहली दफ़ा ये वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है ये जाके, क्योंकि ये वेक्टर है ना, तो वेक्टर तीन लोकेशंस देता है हमेशा। ठीक है, वो तीनों लोकेशंस जाकर बॉल कैमरे की जो पोजीशन है अ, अ, उसके अंदर जा रही है प्लस द पोजीशन ऑफ द बॉल। ठीक है, तो वो एक गैप, एक इक्वल गैप क्रिएट हो रहा है बॉल और कैमरे के दरमियान। लेकिन हो ये रहा है कि जैसे जैसे बॉल मूव कर रही है वैसे वैसे कैमरा भी मूव कर रहा है उसी सेम इक्वल डिस्टेंस के साथ जो आपने ऑफसेट में दिया हुआ है। तो ऑफसेट जो है वो डिस्टेंस को सेम रखने के लिए बॉल और कैमरे का। ठीक है, ये बात समझ आई? ये आपने सफ़ी आपने पूछा था सवाल, शायद किसने पूछा था? मैम कमेंट्स में काफी फेलोज पूछ रहे थे क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, अभी ये बात समझ आई है माइनस क्यों किया है। देखिए, माइनस पहली दफ़ा मैंने इसलिए किया है कि मैं ऑफसेट की एक वैल्यू सेट करना चाह रही हूँ ना। यहाँ पे देखें आप अपना कैमरा, मेरे कैमरे की एक पोजीशन है यहाँ पे नज़र आ रही है आप सबको, और एक पोजीशन है बॉल की यहाँ पे, ये तीन, ये
ठीक है, मैंने जो है वो माइनस किसको किया है, बॉल की पोजीशन को माइनस किया है कैमरे की पोजीशन में से। ठीक है, तो वो एक इक्वल डिस्टेंस निकल आया है जो स्टार्टिंग में मेरे पास रहे बॉल और कैमरे के दरमियान। वो इक्वल डिस्टेंस बस मैं मेंटेन कर रही हूँ कैमरे और बॉल की पोजीशन में हर दफा। ठीक है, तो वो इक्वल डिस्टेंस ये ऑफसेट है, और वो ऑफसेट जो है हर दफा बॉल के पोजीशन में ऐड होगा, जहां बॉल होगी उसमें वो ऑफसेट ऐड हो जाएगा, और कैमरे और बॉल के दरमियान उतना डिस्टेंस रहेगा। मिस ये ऑफसेट वेरिएबल है ना, मतलब कि हम वेरिएबल कोई भी जी नाम जी ले सकते हैं ऑफसेट। जी जी, कोई भी नाम दे दें इसको, डिस्टेंस। और मैम एक और बात जो मैं करना इसको चाहता इसका था, एक मिनट, डिस्टेंस बिटवीन कैमरा कर दें इसको। ठीक है, अब शायद आपको ज्यादा समझ आए। सी, इसको मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अब ये शायद आपको बेहतर समझ आ रहा हो। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन कैमरा एंड बॉल है ये। जी पूछिए सवाल। जी मैं समझ गया मैं इस बात को, क्योंकि एक्चुअली मेरा ताल्लुक तो प्रोग्रामिंग से ही, मैं वेब डेवलपिंग करता रहता हूँ। यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट यूज किया सी शार्प में। हम इस कंडीशन के बाद कुर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, अगर हम PHP की बात कर लें या लार्वल की बात कर लें। तो सी शार्प में यहाँ पे एक कंडीशन के बाद हमने कुर्ली ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल किए। मेरे कहने हाँ का जी, मकसद ये है कि मिस बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इतना पता नहीं है, आइडिया नहीं है। हाँ हाँ मेरे लिए भी एक नई चीज़ है, जब इफ कंडीशन के बाद कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया तो मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया। मैं चाहता हूं कि हमारी जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से उन्हें अगर बेसिक से करवाए जाएं कि इफ कंडीशन के बाद क्या लगाना है, या फिर हम जो स्टार्टअप वाइड स्टार्ट किस लिए लगाते हैं, वाइड अपडेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मेथड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और इनकी वाइड अपडेट जो मेथड है इनकी फंक्शनैलिटी कहाँ पे की गई होती है। तो इनके बारे में अगर हम बेसिक से आ जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? देखिए सफ़ी, एक तो ये है कि 3 वीक्स आप इस पे लगा चुके हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि शायद आपने लेट ज्वाइन किया होगा, मुझे नहीं पता। मैंने स्टार्ट मेथड का भी बताया है, मैंने इफ कंडीशन का भी बताया है, कर्ली ब्रैकेट का मैंने इसलिए अभी नहीं बताया कि मैंने अभी यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो जैसे जैसे जो चीज़ मैं यूज़ करूँगी वो मैं उस हिसाब से ही बताऊँगी। अभी क्योंकि कर्ली ब्रैकेट एक लाइन है, इफ़ के बाद तो कर्ली ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर इफ़ के बाद मल्टीपल लाइन्स हो तो फिर कर्ली ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं किया, तो मैंने अभी नहीं बताया। जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं साथ बताऊँगी कि जी आपने अगर इफ़ के अंदर 3 से 4 स्टेटमेंट लिखनी है तो कर्ली ब्रैकेट यूज़ होगा। यानी अगर मैं यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँ तो फिर और यहाँ पे उस कर्ली ब्रैकेट को मुझे एंड भी करना होगा। हर स्टेटमेंट के बाद कर्ली ब्रैकेट आता है, एंड भी होता है। आप ये लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप एक लाइन लिख रहे हैं तो यू डोंट नीड कर्ली ब्रैकेट्स। हाँ, अगर मेरे पास ये मल्टीपल लाइंस हैं, ठीक है, तो फिर कर्ली ब्रैकेट जो है वो यूज होगा। अगर मैं बहुत सारी लाइंस इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखूं तो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये बात यहाँ क्लियर हो गई। लेकिन जो प्रोग्रामिंग है ना, मैंने आपको बताया है कि देखिए अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं बिल्कुल स्टार्ट से ही लेके चलूंगी, कुछ लोगों का इसमें बैकग्राउंड नहीं होगा प्रोग्रामिंग का, लेकिन मैं बिल्कुल स्क्रैच से प्रोग्रामिंग नहीं शुरू कर सकती, क्योंकि ये कोर्स गेम डेवलपमेंट का है और इसके अंदर जो है जो जो मेथड जो जो काम हम करते जाएंगे उसको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी साथ साथ। तो वो मैंने आज किया है। मैंने आपको बताया कि क्लास क्या होती है। क्लास एक किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर एक ऐसी एंटिटी होती है जिसको आपने हैंडल करना है। यहाँ हमने बॉल को हैंडल किया है तो हमने उसका नाम मूव द बॉल रख दिया है, और बाकी चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं कि एक स्टार्ट का मेथड होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट एक अपडेट का होता है। मेथड उस चीज़ को कहते हैं जो फंक्शनैलिटी आपने अप्लाई करनी है उस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैंने बतानी है, और मैं साथ साथ बताई भी है मैंने। आई थिंक बाकी लोगों ने शायद सुना हो इस पे, लोगों ने। कैन समबडी? मैम दूसरी स्क्रिप्ट भी दिखा दें। अच्छा जी, एक तो ये स्क्रिप्ट मैंने यूज की है। आप कैमरा की स्क्रिप्ट कह रहे हैं मुझे? नहीं, दूसरी वाली जो है। ये वाली स्क्रिप्ट है। इफ कंडीशन इसी की बात हो रही है। वो सफ़ी मुझे कह जी रहे थे बिल्कुल बिल्कुल, यही कि वाली। इफ कंडीशन के साथ कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं किया। कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन अगर इफ कंडीशन के साथ एक लाइन हो तो फिर आपको जरूरत नहीं होती।
तो ये वाला कर्ली ब्रैकेट में यहाँ मैम मैम अगर कुछ थोड़ा बहुत तो कम से कम जो टर्म्स यूज होती हैं या बिल्ट इन वगैरह के बारे में अगर कुछ थोड़ी बहुत नाउ दी जाती तो वो ज्यादा बेहतर नहीं रहता? आप इसका मुझे एक बात जरा मुझे क्लियर बता दें सब लोग। मुझे आपको मुझे जो बताया गया वो ये कि आपने 3 हफ्ते इस पे काम किया था। जो मैम हमने 3 एक दिन भी प्रोग्रामिंग पे काम नहीं किया, सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर ही काम किया। तो सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है आप लोगों ने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, मूव वगैरह हमने करके सोलर नहीं था? सिस्टम बनाया था। सोलर सिस्टम पे जो एक 2D गेम के मुतालिक हमने देखा था, जो वो प्ले स्टोर यहीं से स्टोर से डाउनलोड किया था। सर ने बनी बनाई स्क्रिप्ट दी थी और हमने वो यूज की थी सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा, आप लोगों ने बनी बनाई स्क्रिप्ट यूज की थी, यानी आप लोगों को स्क्रिप्टिंग का आइडिया खुद से प्रोग्राम को स्क्रिप्ट करने का आइडिया नहीं है, राइट? नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम अभी क्योंकि साथ चलने का अच्छा है, कुछ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। हम ऐसा करते हैं ना, ठीक है, ये तो आज की स्क्रिप्ट तो मैंने आपको बता दी मूव करने की, बड़ी बेसिक सी स्क्रिप्ट है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम एक दिन पूरा जो है वो हम ज़रा गेम इंजन से बाहर निकलें और हम सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट को देख लें कि कुछ बेसिक चीज़ें क्या होती हैं उसके अंदर, ठीक है? तो हम इसके लिए ये करेंगे, ठीक है, ठीक है। आपको प्रोग्रामिंग का आइडिया नहीं है बेसिकली, तो उसके लिए हम इसको वहाँ से स्टार्ट कर देंगे, कोई इसमें मसला नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप का पता है, ठीक है अब्दुल रहमान, आई कैन सी योर मैसेज। तो ऐसा करते हैं ना कि आप ये वाला जो सीन मैंने क्रिएट किया है ये तो आप बनाएं, ठीक है? और स्क्रिप्ट अगर आपको समझ नहीं लगी है तो फिर मैं कल ये करूँगी कि पहले हम कुछ विजुअल स्टूडियो की डिफरेंट स्क्रिप्ट्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स देखेंगे कि कैसे उसके अंदर C# के प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, ठीक है? इनिशियल 3 वीक्स की जो आउटलाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो आप लोगों की फीडबैक है उससे। तो चलें, अच्छी बात है, ये आप लोगों के थ्रू ज़्यादा मुझे पता चलेगा चीज़ों का। तो ये सीन तो क्रिएट करें ना, इतना तो करें आप लोग आज, ठीक है? जी मैम कर रहे हैं। ठीक है जी। वैसे मिस कोई आइडिया है हमारे फिजिकल क्लासेस कब तक स्टार्ट हो जाएंगे? फिजिकल क्लासेस का देखें कोई आइडिया नहीं है, ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कब इजाज़त देती है 100% स्ट्रेंथ का। अभी जो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है वो 30% स्ट्रेंथ है और क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ ऐसे है कि एक क्लासरूम में 25 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। तो इस वजह से जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, अगर एक टीचर है तो वो एक वक्त में अगर 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वो फिर उसको डबल टाइम में दो, जिस तरह स्कूलों में हो रहा है बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो वो रिसोर्सेज इस तरह से हर कहीं भी अवेलेबल नहीं होती। तो उसके लिए फिज़िकल क्लासेस होना कब होंगी ये अल्लाह मियाँ जानते हैं, क्योंकि जो ये जो कोविड है ये बेसिकली नेचुरल एक इशू है जो सब लोग फेस कर रहे हैं। रुबैस कह रहे हैं कि क्लास में स्क्रिप्ट समझा के फिर ड्राइव पे अपलोड की थी सर ने। तो चलें स्क्रिप्ट्स को एक दफ़ा फिर से मैं समझा देती हूँ। मैंने सर कासिम से बात की हुई है, सर कासिम से मैंने सारी फीडबैक ली थी, तो कोई नहीं, वो दोबारा से एक दफ़ा हो जाएगा स्क्रिप्टिंग पे काम। मैम मेरी 100% अटेंडेंस है, एक दिन भी मिस नहीं मैंने की, सर ने नहीं करवाई हुई है। हाँ वो मैं सर कासिम से दोबारा पूछ लूँगी ना। असल में सर कासिम कह रहे थे कि कुछ डिले भी आया था बीच में शायद मिस डिले इस वजह से आ जाता था स्टार्टिंग में कि एक्चुअली क्लास पूरी नहीं होती थी। कुछ स्टूडेंट आ जाते थे, फिर बीच में से वो लेफ्ट कर जाते थे, फिर और स्टूडेंट को बुलाया जाता,
फिर सर कासिम फिर से स्टार्ट कर देते थे। और स्क्रिप्टिंग के सर कासिम साहब कह रहे थे कि वो मैं आप लोगों को बाद में स्क्रिप्टिंग करवाऊंगा, लैंग्वेज में मैं बाद में आऊँगा आप लोगों को। पहले मैं यूनिटी के यूजर इंटरफेस का बताइए, यूआई का बताऊंगा कि ये किस तरह काम करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो इस वजह से फिर स्क्रिप्टिंग पे ज्यादा तवज्जो नहीं थी। सही है, कोई इशू नहीं है। देखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना इज नॉट एन इशू, उसमें टाइम रिक्वायर्ड होता है। किसी भी लैंग्वेज, चाहे आप चाइनीज सीख रहे हो, चाहे आप जापानीज सीख रहे हो, चाहे आप C++ सीख रहे हो, चाहे जावा सीख रहे हो, ये सब लैंग्वेजेस हैं। और लैंग्वेज एक दिन में नहीं समझ आती, इट टेक्स टाइम। पहले तो एकदम से आपको होता है कि ये है क्या, मतलब, लेकिन ठीक है, हम इसको बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से शुरू कर देंगे ताकि, और आप सब लोग माशाल्लाह जो हैं वो ज़हीन हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इतना टाइम लगेगा। तो हम आज के बाद, यानी आज वाली क्लास के बाद, अभी हमारे पास कितनी 2 क्लासें रह गई हैं ना इस वीक की, तो हम इन 2 क्लासेस में थोड़ी सी लैंग्वेज को भी कवर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ यूज़र इंटरफेस पे काम करते रहेंगे तो हम फिर मतलब वो साथ साथ हमें करना है दोनों चीज़ों को ना। तो यूज़र इंटरफेस तो चले हम साथ साथ कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन गेम लॉजिक बनाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो ठीक है, कल और परसों की क्लास हम स्क्रिप्टिंग पे कर लेंगे। ठीक है, नहीं, आपकी फर्स्ट क्लास है आज, आप यूज़र इंटरफेस बनाइए और प्रीवियस क्लास की जो डिटेल्स हैं वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड हुई नहीं है, जो कल हमारा लेक्चर हुआ था। उससे पहले वाला जो लेक्चर था फ्राइडे को, वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो वो उसमें कुछ इतना ख़ास नहीं हुआ था। तो बाकी हम चलते हैं। जी कामरान, मैंने अभी तक बात नहीं की है। मैं कोशिश करती हूँ कि इस वीक के बाद ये मैं पॉइंट रेज करूँ, लेकिन कोशिश मेरी होगी कि मैं इसको वीकेंड पे शिफ्ट कर लूँ, इन क्लासेस को। एटलीस्ट हमारी 2 क्लासेस शिफ्ट हो जाएं वीकेंड पे, एक फ्राइडे को हो जाए और एक किसी वर्किंग डे में हो जाए। जी, आप लोग जो है जीशान, आप इस बात पे नो कह रहे हैं, वीकेंड पे नहीं करना आपने? यस मैम। जी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मैम वीकेंड पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि सारा काम करना है, फिर इतने काम, वीकेंड पे तो रेस्ट होती है, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये हमें असल में ना सबको अकोमोडेट करना होगा। आप लोग वैसे अपने एंड पे ये बात कर सकते हैं अपनी कोऑर्डिनेटर से, मैम सुंदर से, उनसे बात कर लीजिए अगर किसी को मसला है तो। ठीक है, हम थोड़ा लेट तो कर सकते हैं, टाइमिंग्स तो आगे पीछे कर सकते हैं कि नहीं, वो भी नहीं कर यस सकते? मैम, वो आप अपने वो बता दिएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नईम आपको क्यों नहीं मिला? आप गूगल क्लासरूम पे हैं, आप वहाँ पे क्लास वर्क की ऑप्शन पे जाइए, क्लास वर्क की ऑप्शन पे जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा, वरना मैं गूगल क्लास वर्क नीचे लिखा होगा, क्लास वर्क पे जाएं। जी ठीक है जी, मॉर्निंग में नहीं करेंगे हम उसको, इवनिंग ही रखेंगे। ठीक है जी, 3 से आगे करेंगे, पीछे नहीं करेंगे 3 से। इसको हम 5 से 8 भी कर सकते हैं, बट दैट इज़ अ वेरी वियर्ड टाइम। इवन अभी भी जो है वो 6 बजे के करीब मगरिब की अजान हो जाती है, तो उसमें बीच में सिर का टाइम होता है, तो वो मिस हो जाता है। इसमें ये है कि हम देखती हूँ मैं, ये सब आप लोग डिसाइड कर लेना, ये मुझ पे ना छोड़ें। इमाद, आप अपनी क्लास से आप सीआर के तौर पे इसको ले लें रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और ओके मैम। सूटेबल टाइमिंग जिसको लगती है, जो
मिस क्लास पे इसलिए न छोड़ना कि लास्ट टाइम भी क्लास पे छोड़ दिया गया, तो क्लास आपस में डिसाइड नहीं कर पाए थे, ग्रुपिंग बन गई थी और कुछ क्लास कह रहे थे पहले, कुछ कह रहे थे बाद में, आपस में फिर ये हो गया था, फिर सर ने खुद ही डिसाइड कर दिया था। तो आप ही छोड़ देते हैं फैसला कि आप जिस टाइम पे होगी, क्योंकि सारा क्लास भी डिवाइड नहीं होगी और क्लास आपस में ये मसला नहीं होगा। अच्छा चलें इस चीज क्लास को कभी हम भी डिसाइड नहीं, जी हम क्लास इसको कभी भी एग्री। ठीक है ये हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ लोगों को जिनको प्रॉब्लम है उनके हिसाब से। जी अस्सलाम वालेकुम मैम सुंदस। अस्सलाम वालेकुम मिस सायरा, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर गुलाम हैदर नेफ्टेक से आए हैं। ये आपके स्टूडेंट्स के साथ आपके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहेंगे। जी श्योर। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू I'm सर? sorry for interrupting your smooth class. जी सर इट्स ओके। अच्छा चले आप फरमाइएगा। अच्छा ये बाकी बच्चे भी मेरे साथ ऑनलाइन हैं जी? कोई स्टूडेंट जी जो बेचैन हो रहा हो मुझसे बात करने के लिए? जी सर बिल्कुल। एनीवन? सारे ही जी बचे हैं। कौन है? सारे जितना सभी मैं ऑनलाइन है सर। ओह वेरी नाइस इट्स एक्सीलेंट। सो डियर स्टूडेंट्स इस वक्त 21 पार्टिसिपेंट हैं इंक्लूडिंग मी, मिस सुंदस और मैम 21। एम आई राइट? यस एग्जैक्टली। तो हु इज डाइंग टू टॉक टू मी? जो पहले है सबसे पहले जो मुझसे बात करना चाहे, अपना नाम बताएं प्लीज। चुप लग गई है? मैं पूछ लूं, ये जो एक हमारी रिस्पेक्टेबल फीमेल स्टूडेंट थी, क्या नाम है आपका भाई? फातिमा सर। फातिमा असगर। तो फातिमा आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? अजहर। अजहर। मैंने MSCS किया हुआ है। MS CS ये CS अच्छा ये वैसे मेरी भी एग्जैक्टली। लर्निंग हो रही है, मुझे पहले नहीं पता था इन कोर्सेज का, तो चलो अच्छा हो गया। MS CS से क्या बनता है? कंप्यूटर साइंसेस? कंप्यूटर साइंस जी। अच्छा यू बिलोंग टू लाहौर? एग्जैक्टली। अच्छा तो आर यू सेटिस्फाइड विद दिस सेशन प्लीज? Yes, I'm totally satisfied. The way she is teaching, I appreciate the way. अच्छा जी, तो क्या आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है जी? ये हेलो जी हमारी कोर्स आउटलाइन तो पहले से ही बनी हुई है, जी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी टीचर चेंज हुई हैं तो ऑब्वियसली इनके साथ भी थोड़ा कम्युनिकेट करने में और थोड़ा सेटअप होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन वो फिर भी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली हमें लेके चल रही हैं। अच्छा से 6 मंथ्स में से 2-3 महीने काफी इनके साथ प्रॉपर्ली नहीं अच्छा नहीं कितने दिनों में हो जाएंगे हम काफी लोग? नहीं है। आई होप सो आप बड़ी जल्दी इनके साथ इंटरेक्टिव हो अभी तो हम बिल्कुल लाइक स्क्रैच पे हैं। अच्छा एग्जैक्टली ये मिस बहुत ज्यादा हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं स्टूडेंट्स के साथ, और अभी हमारी 3rd क्लास है, लेकिन इन्होंने हमें समझ लिए और जैसे हम कह रहे हैं वैसे चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त चल रहा है, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा चलेगा आगे भी। रियली आई अप्रिशिएट्स दिस स्टूडेंट लर्निंग सेंटर्ड लर्निंग के ये आपके मुताबिक चल रही है, ये बड़ी अच्छी चीज है। यू नो कि एक या टीचर एग्जैक्टली सेंटर्ड लर्निंग यस होती है और एक स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है, तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पे बिलीव मैं भी करता हूँ, तो मैडम भी करती हैं। आई अप्रिशिएट, तो इनको अपने मुताबिक लर्निंग में चलाइएगा काइंडली। एग्जैक्टली एनीबॉडी एल्स? कोई यस और यस सुन रहा है? यस सर, जिशान फरीद। जीशान फरीद। जीशान अगला नाम जीशान फरीद। जीशान आप कहाँ से हैं? लाहौर से बिलोंग करते हैं? जी सर। आर यू लिसनिंग मी? मुझे देख भी रहे हैं आप? यस क्योंकि सर। कोरोना ने तो हमें एक दूसरे से के लिए अजनबी बना दिया था, तो मैं वैसे रहता नहीं हूँ अजनबी ज्यादा देर तक, तो अच्छा तो ये बताएं, आर यू सेटिस्फाइड? यस सर, कोर्स से तो सेटिस्फाई है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे एक ये कि ये मुझसे? ऑनलाइन क्लासेस कब तक रहेंगी? अच्छा ये मेरे साथ मसला है क्योंकि मैंने सुना है कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जो है ना फेस टू फेस क्लासेस हो रही हैं। किस इंस्टीट्यूट में हो रही हैं? स्टेप इंस्टीट्यूट गुलबर्ग में, गेम डेवलपमेंट की।
अच्छा, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है? सर वो नेट चले जाता है कभी, यहाँ पे कभी लाइट जा रही होती है, कभी समझ तो आ रही है मैडम की, सही समझ आ रही है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैंने मैडम का सवाल है, आप ना डर के बताएं मुझे। लाइट का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, कोई इस हवाले से भी दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला हल हो जाए। अच्छा, ये दूसरा, ये बच्चे के जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में हो रही हैं, ये ITU की पॉलिसी है जो कि इनकी एकेडमिक काउंसिल ने ये डिसाइड की है, और जी एकेडमिक काउंसिल के अंदर हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, और यहाँ पे ये मेरे ख्याल में स्टॉवर में सिर्फ ITU नहीं है। आप कभी जी यहाँ पे आप आए होंगे यहाँ पे? जी, हाँ जी आज मुझे 25 मिनट गेट पे खड़े होना पड़ा है, हाँ जी। पता है आपको? तो फिर अगर कोरोना के साथ सारे यहाँ पे आने लग जाएं और इसी तरह टाइम वेस्ट हो वहाँ पे, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको फैसिलिटेट करने के लिए आई थिंक सो इसमें ITU एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा अच्छा डिसीजन है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। सर वो और पहले देखिए, 6 माह पहले करवा देते, ऑनलाइन करवाना था तो। 6 माह पहले तो भाई, अगर मैं ये कहूँ तो काश मैं आज से 6 माह पहले जो डिसीजन लेने थे वो ले चुका होता, लेकिन बात आज की है। यकीन करें, बहुत सारी चीजें जिन पे मैं पछताता हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन जी आज जो डिसीजन हो गए हैं दे आर फाइन। क्या हाँ जी, ख्याल है, अप्रोप्रिएट है? वो तो फिर होना ही पड़ेगा। चल, थैंक यू वेरी मच जीशान। आई होप बाकी लोग भी जो हैं वो मुझे देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। ये आपकी लाइफ के लिए, बाकी लोगों की लाइफ के लिए और आपके सिक्योर फ्यूचर के लिए हमने ये डिसीजन लिया है, एंड वी आर नेवटेक इज विद ITU, नॉट फॉर द अस्सलाम वालेकुम सर, सफीउल्लाह खान हियर। जी, कौन जी? बोलिए जी, बोलिए, कौन सा बात कर रहे हैं? सर सफीउल्लाह खान, सफीउल्लाह जी, सर सफीउल्लाह खान। जी सर, मैं तो सर इस चीज़ के हक में हूँ कि क्योंकि ऑनलाइन में मिस हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, अच्छा इनके टीचिंग मेथड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमें समझ भी आता है, लेकिन मसला है नेट प्रॉब्लम का। नेट की वजह से हम ठीक से क्लास नहीं ले पाते, बीच में से कभी नेटवर्क इशू आ जाता है, रिकनेक्शन आ जाती है, तो हम ठीक से अटेंड नहीं कर पाते, जो चीज़ें हमें समझ नहीं होती है वो स्किप हो जाती है। या आप तो इस फिर वक्त ऑनलाइन कहाँ पे क्लास बैठे हुए हैं? आप प्रेजेंटली कहाँ पे बैठे हुए हैं? सर मैं थोड़ा सा बाहर बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पे नेट थोड़ा सा सही आ रहा है, तो इस वजह से मैं बाहर बैठा हूँ। थोड़ा सा बाहर मतलब ये फिरोजपुर रोड पे जो पुल है वहां पे, या कहीं और? सर नहीं सर, जहाँ पे मेरे रिहाइश है वहाँ थोड़ा, ताकि आप खुश रहें। अच्छा जी सर, तो नेट की वजह से मैं बाहर बैठा हूँ। नहीं, आप इस वक्त लाहौर में हैं? जी सर, लाहौर में हूँ। लाहौर में किस जगह पे? ठोकर में हूँ इस वक्त, ठोकर नियाज बेग। जी सर। ठोकर नियाज बेग से आगे कहीं और थोड़ा सा दूर बता दें, रावी के किनारे, ताकि वहां पे हम आपके लिए नेट का नहीं सर, IME सोसाइटी सर। अच्छा सफी भाई, ये तो था लाइटर मोड में, लेकिन ये जब हम पाकिस्तान इससे पहले कभी ऑनलाइन में को फिजिकल किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक और चीज मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग जो है सर, ये प्रैक्टिकल काम है, ये थ्योरी नहीं है। थ्योरी अगर हो ऑनलाइन हो तो समझ भी आ जाती है, अगर कोई पढ़ाई तो समझ इजीली आ जाती है, क्योंकि थ्योरी होती है, बस सिर्फ समझनी होती है। ये प्रैक्टिकल वर्क है सर, इसमें से थोड़ा सा भी एक पार्ट भी स्किप हो जाए तो मसला होता है, बाद में उस चीज को हम समझ नहीं पाते और फिर रिपीट भी हमें पता ही नहीं चल जाता रिकनेक्शन की वजह से, और वो फिर स्किप हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको अगर फिजिकल की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लास इतनी ज्यादा नहीं है, बस सफी आप मुझे सुनेंगे अब 1 मिनट? जी सर, मैं आपसे अग्रीड हूँ। बेसिकली कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं जब हमारे पास कोई सेफ पैसेज नहीं होता। तो अगर ये अनलकीली कोरोना ना होता तो बड़े अच्छे अंदाज में लैब वर्क भी हो रहा होता, हमारी क्लासेस भी चल रही होती। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस कोविड-19 और इन सारी चीज़ों के लिए आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, कोई भी नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने घर में नेट स्ट्रीमिंग इससे ज़्यादा अच्छी करवा लेता, आप भी करवा लेते, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दें। अब मैं इधर ही हूँ, तो इंशाल्लाह मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंसर्न से कि वो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। तो ये दिस इज एन इंडिविजुअल इशू, तो हम इसको केस टू केस इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू टॉकिंग यू। आपने बात की कि कुछ
सर आपने कहा कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, वो कहते हैं नीम हकीम खतरा ए जान। अगर हम नीम हकीम बन जाए तो क्या फायदा ये नीम हकीम बनने का। मैं चाहता हूँ कि अगर हकीम बनना ही है तो फुल तरह अच्छी तरह हकीम बन के ऑनलाइन इंजेक्शन तो लगा लिया करेंगे ना आप। तो इंशाल्लाह इसको देखते बस हैं। सर हम चाहते हैं ना कि अच्छी तरह फिजिकल इंजेक्शन भी लगा सके। चल इंशाल्लाह इसको, ये मैं बड़े लाइटर मोड में बड़ी सीरियस बातें मुझे पता चल रही हैं, इंशाल्लाह इसको देखते हैं। तो मैम आप भी लाइन पे हैं प्लीज। जी सर। जी थैंक यू मैम, आपने हमें टाइम दिया, शुक्रिया। और अगर कोई बात बुरी बीच में लगी तो आई एम सॉरी जी। नहीं नहीं सर, इट्स ओके, इट्स वेरी गुड एक्चुअली कि आप यहाँ पे आए हैं। बच्चों की कंसर्न्स जो हैं वो बच्चों को बहुत हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल कंसर्न है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ज़ाहिर है वो लेवल प्रोवाइड नहीं करती एकेडमिक लेवल को। लेकिन बहरहाल मैंने भी इनको यही समझाया, और इन सबको भी ये बात पता है, लेकिन somehow everyone wants के जो है वो ऑन कैंपस कुछ हो सके। तो चलो सर, ये तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि कोविड जल्द से जल्द खत्म हो और हम इसको फौरन जो है ऑन कैंपस ये दवाई से खत्म होना है मैम, तो हम इंशाल्लाह उसके लिए भी प्रोसीड कर रहे हैं। तो आई होप सो कि आप इन लिमिटेशंस को मद्देनजर रखेंगी, इफ यू डोंट माइंड प्लीज, कि ये बच्चों के जो मसाइल हैं ये मेरे लिए, आप सब, हम सब के लिए एक जैसे हैं, हम इनको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। जी जी सर, बिल्कुल, ये तो मेरे अपने जहन में भी है, और मैं पूरी कोशिश, इसीलिए हमने ये इंटरैक्टिव सेशन रखा हुआ है बहुत ज़्यादा। ये जो लेक्चर हम गूगल मीट पे कर रहे हैं, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, बच्चों के साथ शेयर भी करते हैं, ताकि अगर किसी की कोई चीज़ मिस हो जाए तो वो उसको देख सके। जितना इंटरैक्टिव हो सकता है करते हैं। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, मैंने इस वक्त जो काम करती हूँ। ठीक मैम। लास्ट वन थिंग मैम, आप एक्सपर्ट हैं फील्ड की, तो मैं मेक यू हम्बल रिक्वेस्ट कि हम इस, जैसे ये बच्चे कह रहे हैं प्रैक्टिकल, तो कोई ऐसा हम सोच सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें इस पे, मैं भी सोचूंगा कि हम इसको किस तरह मोर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कोई ऐसी एक्टिविटीज या कोई ऐसी चीजें हम एक्टिविटीज डिजाइन कर लें जिनसे बच्चे जो है ना वो बीच में प्रैक्टिकली इनकी ये किसी हद तक ये शिकायत कम हो सके। जी सर, मेरी जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि मैं रोज़ाना के हिसाब से इनको, यहाँ पे जो इनकी कोर्स आउटलाइन है उसमें वीकली बेसिस पे है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन मैं इनको जो है वो साथ साथ करवा रही हूँ रोज़ाना के हिसाब से। और इवन वो जो फर्स्ट हाफ होता है हमारा, उसमें जितना काम हम प्रैक्टिकली करते हैं, जैसे अगर आप ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको इस वक्त, स्क्रीन शेयर हो रही होगी, तो जितना काम हमने इस वक्त ये सीन क्रिएट किया है, बताया मैंने बच्चों को सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो अब मैंने इनको ये टास्क दिया है कि ये जो है खुद पहले इसको अपने सिस्टम पे क्रिएट करें, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम इसके बाद करेंगे। तो ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी। तो मैम इसकी जो असेसमेंट के लिए भी कोई पैरामीटर्स रखे होंगे कि इसकी ऑनलाइन असेसमेंट कर रही हैं आप या बच्चे को फिजिकली इसको करके दे रही? जी सर, इसमें यह है कि गूगल क्लासरूम के ऊपर मैंने क्लास क्रिएट की हुई है, जिसमें मैं रोज़ाना इनको जो इनका प्रैक्टिकल वर्क है वो असाइन करती हूँ, और वो उसी पे उसकी सबमिशन मुझे करवाते हैं, और उस सबमिशन के बाद जो है उनको फीडबैक देनी है या जो भी उनको ग्रेड करना है वो मैं कर सकती हूँ। अभी मैंने ग्रेडेड टास्क नहीं दिए इनको, लेकिन इसी तरह मैं आगे जो है वो बढ़ाऊंगी, और फिर टास्क जो होंगे थोड़े ग्रेडेड होंगे। हाँ, जब आप ग्रेडेड टास्क दें तो काइंडली आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, अगर मुझे भी उसमें आप रख लीजिएगा ग्रुप में तो। जी जी सर, बिल्कुल श्योर। आपसे गूगल क्लासरूम का मैं शेयर कर देती हूँ, आप एज अ टीचर वहाँ पे। मैडम सुंदर जो है ना, हम वक्त वो रहती हैं और वो मुझे हर वक्त शेयर करती रहती हैं, ये भी कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, स्टे ब्लेस्ड जी। यू वेलकम सर। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, क्लास चले, अच्छी बात है, आप लोगों के कंसर्न जो हैं वो हायर लेवल पे जाने चाहिए, बिकॉज वी ऑल वांट कि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड पे हो, और एज अर्ली एज पॉसिबल ये हम प्रैक्टिकल शिफ्ट करें, बिकॉज आई पर्सनली नो दैट गेम डेवलपमेंट और यूनिटी के ऊपर काम करना, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके लिए करना मुश्किल है, मेरे लिए करवाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको समझा के फिर उस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट करवाना है। तो मेरे लिए भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जल्द से जल्द ऑन कैंपस हो जाए। ठीक है,
तो बाकी जहाँ पे हम रुके थे हम वहीं से शुरू करते हैं। आप लोगों को स्क्रिप्टिंग में इशू है, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स, ठीक है। और अगर प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है भी तो सी शार्प का बैकग्राउंड नहीं है, तो दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये था कि शायद 3 वीक्स में आपको कुछ थोड़ा बहुत बताया गया होगा। बहरहाल ये बात मुझे समझ आ गई है कि वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ उस पर, तो हम अगले 2 लेक्चर्स जो हैं वो स्क्रिप्ट पे कर लेंगे, ठीक है जी। जी जो आज का टास्क आपको दिया गया है उसमें आप ज़रा मुझे उसका स्क्रीनशॉट ही फिर भेजने, बेशक वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रिप्ट भी लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्क्रिप्ट समझ ही नहीं आई तो उसको लगाने का भी इतना कोई फ़ायदा होगा नहीं। अगर आप चाहें तो लगा लें, लेकिन आप उसकी स्क्रीनशॉट जो है वो मैं सबमिशन मैंने क्लासरूम के ऊपर बना रही हूँ, वो आप मुझे उसके अंदर सबमिट करवाएं जैसे कल करवाया था, ठीक है। और काम अभी आप लोग कर रहे होंगे, आई थिंक अभी ख़त्म नहीं हुआ होगा आपका काम। ऐसा ही है क्लास, कोई मुझे बताएगा? इमाद? जी मैम ऐसे ही है, कर रहे हैं। यस मैम, वर्क चल रहा है, इंशाल्लाह थोड़ी देर तक कंप्लीट हो जाएगा। जी मैं सबमिशन बना रही हूँ, आप वहाँ पे सबमिट करवा दीजिएगा। जी मैम ठीक है।